तो प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने वाले। इसके पिछले वाले वीडियो में हम समतल दर्पण के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिए थे। ठीक है, अगर उसमें भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और समतल दर्पण से हम इसके बाद जो आज वाला वीडियो है उससे पहले हम क्या करेंगे कि उसको क्या कर देंगे कि एक क्वेश्चन विदा कर देंगे। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे और उस क्वेश्चन को आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, अब स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में, गोलीय दर्पण। चलिए, तो गोलीय दर्पण के बारे में हम देखते हैं। गोलीय दर्पण की परिभाषा कहता है, सबसे पहले गोलीय दर्पण की बात आती है तो उसकी परिभाषा की चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो परिभाषा की चर्चा करेंगे तो उसका परिभाषा कहता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी कि जिस खोखले गोला का कह सकते हैं आप, कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, इस गोले का परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर, क्या कर रहा है कि अंदर हो या बाहर हो, कि तो अंदर हो या का हो बाहर हो, की ओर वक्रित हो। वक्रित मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक ना, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण का परिभाषा हम लोग सीखे कि किसी खोखले का गोले का वह भाग जो अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो। वक्रित गोलीय दर्पण के बारे में परिभाषा हम लोग देखे, तो गोलीय दर्पण को देखते हैं कि किस तरह से वो होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बनाए हैं गोलीय दर्पण का। ठीक है, ये खोखले गोला आपका हो गया, ये खोखले का हो गया, गोला हो गया, और गोले का वह परावर्तक सतह यानी कि वह भाग, ये खोखले गोले का वह भाग जो कि अंदर की ओर कलई हो या बाहर की ओर। ठीक है, अंदर या बाहर की ओर। ठीक है, अब देखिए एक आप देख रहे हैं कि एक साइड हम अंदर की ओर किए हैं और एक साइड बाहर की ओर किए हैं। ठीक है बाबू, एक और किस साइड अंदर की ओर और दूसरे साइड बाहर की ओर, यानी कि यहीं से हमको निकल कर आएगा कि गोलीय का दर्पण जो है उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। यहीं से निकल कर आएगा, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। जो उत्तल का मतलब उठल से याद कीजिए, उत्तल कहने का मतलब उठल, यानी कि इस सेक्शन में, यानी कि ये जो डायग्राम बनाए हैं आप बता सकते हैं कि कौन उठल है और कौन अंदर की ओर। तो जिस ओर कलई किया हुआ है उस ओर हम नहीं लेंगे, जिस ओर पेंट किया हुआ है उस ओर नहीं लेंगे। मान लेते हैं कि पेंट इस ओर है, तो पेंट इस ओर है, तो कौन सा भाग उठा है, तो कह सकते हैं कि जब पेंट इस तरह है तो ये वाला भाग उठा हुआ है, अगर पेंट इस तरह है तो ये वाला भाग धसा हुआ है। तो जो उठा हुआ भाग हो उसे उत्तल कहेंगे और जो धसा हुआ भाग हो उसे अवतल कहेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा हम उत्तल अवतल में करेंगे। तब तक आप समझ गए कि ये खोखले गोले का होता है। ठीक है, खोखले गोले जब समझ लिए तो खोखले गोले के अंदर एक सीआरपीएफ होता है, सीआरपीएफ नामक फोर्स होता है। क्या होता है बाबू? तो सीआरपीएफ नामक फोर्स होता है। ये खोखले गोले के अंदर, ये खोखले गोला हो गया और इसके अंदर सीआरपीएफ नामक फोर्स होता है। अब आप कहिएगा कि सीआरपीएफ तो हम कभी पढ़े नहीं, तो आप आज देख लीजिएगा ये सीआरपीएफ होता क्या है। सी का मतलब क्या हो गया? वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर। एक होता है सेंटर होगा, दूसरा होता है आर जो कि रेडियस होता है, त्रिज्या। दूसरा क्या होता है? आर, रेडियस होता है। तीसरा होता है पोल, ध्रुव, पोल का मतलब ध्रुव, और चौथा होता है फोकस यानी कि एफ। हो गया ना सीआरपीएफ यानी कि सीआरपीएफ, इसके अंदर होगा सीआरपीएफ। अब आप कहिएगा कि सीआरपीएफ के अलावा और दो चार चीज होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं प्रधान अक्ष कह सकते हैं, इसके बाद द्वारक कह सकते हैं। ठीक है, द्वारक कह सकते हैं, प्रधान अक्ष कह सकते हैं, इसके बाद और कह सकते हैं क्या? फोकस दूरी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा अब हम कर रहे हैं कि आप खोखले गोला समझ गए, वक्रित भाग भी समझ गए कि जो अंदर की ओर और बाहर की ओर दोनों तरफ वक्रित हो। ठीक है, चलिए अब इतना समझ गए तो अब हम समझेंगे, क्या समझे कि अब समझेंगे कि कौन कौन से भाग कहाँ होता है। जैसे सीआरपीएफ समझे तो सीआरपीएफ में सी कहाँ होता है, पी कहाँ होता है, आर कहाँ होता है, एफ कहाँ होता है। ठीक है, इसके बाद द्वारक किसको कहते हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आता है इसमें प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, अगर कोई खोखला गोला है, कोई खोखला गोला है, अगर मान लेते हैं ये खोखला गोला है, ठीक है, अगर इसको किसी एक पार्ट को, या अभी इतना ही पर समझिए, खोखले गोले के जो बीचों बीच काटे, जो बीचों बीच काटे
उसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। जो बीचों बीच काटे उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। कोई भी दर्पण हो, ठीक है, कोई भी दर्पण हो, अगर जो बीचों बीच काटेगा, मान लेते हैं कि ये खोखले गोला है, अगर इसमें से एक भाग निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, और इसको सर्कल कर देंगे तो खोखला गोला हो गया। तो हम अगर बाहर की ओर किए हैं, बाहर की ओर किए हैं, तो यहाँ से बोले हैं कि जो बीचों बीच पार करें, जो दर्पण के बीचों बीच पार करें उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा चीज हम इसमें समझेंगे कि जो दर्पण के बीचों बीच कटा उसको प्रधान अक्ष, यानी कि बीच से गुजरे उसको प्रधान अक्ष बोलेंगे। दूसरा होता है कि जहां ये काटेगा, दर्पण पर जहां ये काटेगा प्रधान अक्ष जहां काटेगा वहीं उसी को पोल कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, यानी कि ध्रुव बोलते हैं। ध्यान से समझिए, हम क्या बोले हैं कि प्रधान अक्ष उसे बोलते हैं जो दर्पण को बीचों बीच से गुजरे, दर्पण को बीचों बीच गुजरा है। ठीक है, प्रधान अक्ष हो गया ये वाला। अब बोले हैं कि जहां दर्पण प्रधान अक्ष को काटेगा, दर्पण पर प्रधान अक्ष काटेगा, दर्पण पर प्रधान अक्ष यहाँ पर कट रहा है, तो उसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब अगला बात आता है केंद्र का। तो कोई भी सर्किल है, तो सर्किल आप लोग जानते हैं कि कोई भी सर्कल है तो उसका बीच में जो होता है उसी को केंद्र बोलते हैं। तो केंद्र के बारे में तो आप अच्छी तरह से पहले से ही वाकिफ हैं। ठीक है, तो आप लोग केंद्र समझ गए। तीन चीज हम समझ गए, पहला प्रधान अक्ष जो बीचों बीच पार करें, दूसरा जो दर्पण पर काटे उसे पोल कहते हैं, प्रधान अक्ष दर्पण पर यहाँ काटा तो उसे पोल कहते हैं, तीसरा समझ लिए हम क्या, केंद्र कहते हैं। ठीक है, केंद्र क्या होता है। अब आप चौथा समझिए, त्रिज्या, त्रिज्या के बारे में। तो त्रिज्या भी आप जानते हैं कि केंद्र से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्र से यहाँ हम क्या कहे हैं, तो ध्रुव कहें, यानी कि केंद्र से ध्रुव के बीच के दूरी को, यानी कि जितना डिस्टेंस है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। यानी कि हम त्रिज्या के बारे में भी समझ गए, यानी कि केंद्र से और पोल के बीच के दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। चलिए अगला समझिए, अगला कहता है त्रिज्या के बाद अगला क्या कहता है कि त्रिज्या के बाद आता है एक फोकस। क्या आता है बाबू, फोकस। तो प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आ रहा है और दर्पण से टकराने के बाद कहीं ना कहीं परिवर्तक होगा, यानी कि परिवर्तन होगा। कैसे कि इस साइड तक कलई किया हुआ है, तो दर्पण से जैसे ही टकराएगा परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होने के बाद जहां पर कटेगा, मान लेते हैं कि दर्पण से परिवर्तन कोई इसके समानांतर आ रहा है, प्रधान अक्ष के समानांतर, यही ना प्रधान अक्ष है मेरा, तो प्रधान अक्ष के समानांतर गया और दर्पण से टकराया, टकराने के बाद परिवर्तन कहीं ना कहीं होगा। तो जहां पर वो काटेगा उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। जहां पर वो काटेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फोकस बोलते हैं। फिर से, प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जहां पर काटेगी उसी को हम लोग फोकस बोलेंगे। सेंटर आप लोग जानते हैं, सेंटर हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि आप सेंटर में थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन होता है दर्पण को लेकर। ठीक है, कि उत्तल दर्पण में किधर सेंटर होगा और अवतल दर्पण में किधर सेंटर होगा, उत्तल दर्पण में फोकस किधर होगा, अवतल दर्पण में फोकस किधर होगा, ये कलई किस तरह किया जाएगा, यानी किधर कलई किया होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आप एक एक करके बताएंगे। अभी तो हम पूरा आपको समझा दिए कि बस बाहरी आवरण जैसे होता है जिस तरह से, उस तरह से समझ दिए। अब परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा आप समझ गए, गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब चलिए गोलीय दर्पण के देखिए दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार, तो दो प्रकार, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण जिसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, उसके दो प्रकार हैं। कौन कौन बाबू, तो पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण कहता है, अब उत्तल दर्पण का परिभाषा देखिए। उत्तल दर्पण कहता है, देखिए उत्तल दर्पण, यहाँ पर उत्तल दर्पण कहता है कि जो दर्पण बाहर की ओर उठा हुआ हो, बाहर की ओर उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो, बाहर की ओर उठा हुआ, मान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है, यहां से हम स्फेरिकल मिरर निकालिए, यानी कि क्या, खोखला गोला वाला, यानी कि गोलीय दर्पण। यह गोलीय दर्पण हो गया। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर पेंट किए हैं। ठीक है, इस तरह का पेंट किए हैं, एक इस तरह का पेंट किए हैं। ठीक है, इसमें दो दर्पण हम निकाले हैं। ठीक है, दो दर्पण निकाले हैं, बीचों बीच सेंटर है। बीचों बीच क्या होता है, सेंटर होता है। देखिए यहीं पर सब समझ जाइएगा,
उत्तल दर्पण समझिएगा, उत्तल दर्पण का सेंटर किधर आएगा ये समझिएगा, उत्तल दर्पण का फोकस आएगा किधर ये समझिएगा। ठीक है, तो हम बोले हैं कि इसके बीचों बीच जो पार करेगा, जो दर्पण के बीचों बीच पार करेगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस बताएंगे। बीचों बीच पार करेगा प्रिंसिपल एक्सिस, जो दर्पण पर काटेगा उसको पोल बोलेंगे। तो यहां पर भी पोल होगा और यहां पर भी पोल होगा। ठीक है, अब क्या बताए हैं कि पोल और सेंटर, पोल और सेंटर यानी कि पोल और सेंटर, पोल और सेंटर के बीच के दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि यहां से यहां तक त्रिज्या, तो इधर भी एक त्रिज्या होगा यहां से एक त्रिज्या होगा। अब अगला का बतला है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के सामने जो भी किरण यानी कि जो भी किरण जाएगा और दर्पण से परावर्तन होकर टकराएगा उसको फोकस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जा रहा है और दर्पण से परावर्तन होने के बाद टकराएगा यानी कि यहाँ काटेगा तो ये फोकस होगा। ठीक है, यानी कि फोकस होगा। यानी कि आप साफ साफ समझ गए कि जो भी दर्पण हम समझेंगे, तो अभी हम समझ रहे थे किस दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण, क्योंकि उठा हुआ भाग इसी का है, उठा हुआ भाग तो इसी का है। ठीक है, उठा हुआ जब भाग है क्योंकि यहाँ पर कलई हुआ पेंट है। ठीक है, तो उठा हुआ भाग तो उत्तल, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ एक वाला पार्ट उत्तल हो गया और यहाँ से लेकर ई वाला पार्ट क्या हो गया, अवतल हो गया। ठीक है, वहीं का किए हैं कि देखिए एक पार्ट काट कर इधर कर दिए हैं, एक फिगर इस साइड से, और एक पार्ट इधर से काटे हैं तो एक साइड इस साइड से। यानी कि इसमें आप बतलाइए अब कि कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। तो कहिएगा कि देखिए इसको कहते हैं 1 नंबर डाल देते हैं, 1 नंबर, और इसको डाल देते हैं 2 नंबर। तो आप इसमें बताइए कि 1 नंबर उत्तल है या 2 नंबर उत्तल है। तो आप कहिएगा कि जो 2 नंबर जो है वो क्या है, उत्तल दर्पण। कहाँ है कि ये क्या है, बाहर की ओर उठा हुआ है। तो हम बताएं कि जो बाहर की ओर उठा हुआ या उभरा हुआ उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लिए। अच्छा, अब जब भी समझ लिए तो इसको सेंटर के बारे में भी आप समझ लिए कि सेंटर किधर होगा, तो जिधर वृत्त बनेगा यानी कि वृत्त इस तरह बनेगा तो सेंटर भी इधर होगा। जब सेंटर इधर होगा तो फोकस भी इधर होगा, फोकस इधर होगा तो त्रिज्या भी इधर होगा। यानी कि इसमें उत्तल में इस तरह का कंडीशन होता है, यानी कि फोकस सेंटर और त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं। अवतल दर्पण कहता है कि ऐसा दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ दर्पण को, अंदर की ओर धंसा हुआ दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अंदर की ओर धंसा, अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनकेव कहते हैं। कनकेव, केव मीन्स होता है गुफा। तो गुफा क्या होता है, गुफा बाहर की ओर थोड़ा होता है, अंदर ना होता है। तो जब गुफा अंदर होता है तो उससे याद कीजिएगा क्या, कि अवतल दर्पण अंदर की ओर होता है। उत्तल दर्पण का होता है उत्तल, यानी कि उठल से याद कीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आप एकदम कंफर्म है। ठीक है, चलिए तो अवतल दर्पण के बारे में हम चर्चा किए हैं कि अवतल दर्पण जो गुफा की तरह है। ठीक है, तो देखिए ये गुफा की तरह है, अंदर है, गुफा की तरह है। ठीक है, चलिए तो इसको क्या समझे हम, अवतल दर्पण। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जब अवतल दर्पण हो गया तो उत्तल दर्पण में हम समझे हैं कि जैसे सर्किल आप बनाइए, उधर सेंटर, उधर फोकस, उधर सब होगा, उसी तरह से अवतल का सर्किल बनाइए। अगर अवतल का सर्किल बनाइएगा तो देखिए इस तरह का सर्किल बनेगा, इस तरह का, ऐसे इस तरह से सर्किल बनेगा। तो जब भी सर्किल बनेगा तो सेंटर यहाँ होगा। ठीक है, बीचों बीच जहां काटेगा उसको पोल बोलेंगे, पोल बोल दिए। यहां पर भी काटा इसको तो इसको पोल बोल दिए। ठीक है, इसके बाद अब हुआ कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण हम विदा किए और दर्पण से जैसे ही टकराया, टकराने के बाद जिस बिंदु पर काटेगा, मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसे विदा किए और टकराने के बाद यहाँ पर काटा, तो यही हमारा फोकस हो गया। ठीक है, और सेंटर से पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। यानी कि आप साफ साफ समझ गए कि त्रिज्या किसको बोलते हैं, सेंटर किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं और पोल किसको बोलते हैं। अब एक चीज और समझिए, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है इसको फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और पोल के बीच यानी कि ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अब एक एक करके इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है कि वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या क्या है, किसे कहते हैं, तो हम क्या बतला है कि वक्रता त्रिज्या
गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच, यही ना बताए हैं कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र यहाँ पर हो गया सेंटर, और ध्रुव यहाँ पर हो गया, इसी को ध्रुव बोलते हैं, यानी कि पोल बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव इसलिए बोलते हैं, पोल पी से सूचित किए, क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो होता है ना उसी से सूचित करते हैं। जैसे रेडियस है तो आर से, सेंटर है तो सी से, पोल है तो पी से। ठीक है, लेकिन पोल मीन्स ध्रुव होता है, सेंटर मीन्स केंद्र होता है, रेडियस मीन्स त्रिज्या होता है। ठीक है, और सही फोकस है तो एफ से। ठीक है, चलिए आप इतना चीज समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए यानी कि हम वक्रता त्रिज्या के बारे में समझ गए। ठीक है, यही है वक्रता त्रिज्या, सेंटर और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फोकस की। फोकस कहता है, फोकस यानी कि ये फोकस, तो फोकस किसके किसके बीच है, आप देख सकते हैं कि फोकस किसके किसके बीच है, सेंटर और पोल के बीचों बीच है, सेंटर और पोल के बीच, यानी कि फोकस जहां है सेंटर और पोल के बीच। तो फोकस का डेफिनेशन होगा कि गोलीय दर्पण के समानांतर आती प्रकाश की किरण। देखिए, गोलीय दर्पण के समानांतर, गोलीय दर्पण के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद जब आ रही है, यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण में, यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर इसको कहेंगे। देखिए डेफिनेशन थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर, इसको कहेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, प्रधान अक्ष के, यहाँ पर लिख लीजिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, यहां से आप लिख सकते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रधान अक्ष, देखिए यहाँ भी प्रधान अक्ष है तो इसके समानांतर आ रही कोई किरण और दर्पण से यहाँ पर टकराई, और टकराने के बाद जिस प्रधान अक्ष के बिंदु पर मिला उसी को फोकस बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। फिर से एक बार इसमें फिर से एक बार समझिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, ये प्रधान अक्ष आपका हो गया, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, इसके समानांतर किरणें आ रही है, और ये दर्पण है, कौन सा, अवतल दर्पण। तो दर्पण से जैसे ही टकराई और टकराने के बाद जिस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटी उसी को हम लोग फोकस करते हैं। एक चीज यहाँ पर और याद कर लीजिएगा कि जितना फोकस से पोल की दूरी होता है ना, उतना ही फोकस से केंद्र की दूरी होता है, यानी कि ये दूरी दोनों समान होता है। ठीक है, ये दूरी दोनों समान होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि R बराबर 2F या F बराबर R/2, F बराबर R/2, यही से फॉर्मूला आता है। जितना दूरी सेंटर से फोकस का होता है उतना ही फोकस है पोल का। तो जब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो स्वाभाविक बात है कि ये आधा आधा है तो 2 भाग होगा, यानी कि 2 F होगा, एगो F यहाँ पर और एगो F यहाँ पर। ठीक है, एगो F यहाँ पर है, एगो F यहाँ पर, क्योंकि समान दूरी है तो इसीलिए कहते हैं कि R बराबर 2F, R बराबर 2F, F बराबर R/2 होता है। ठीक है, यहीं से यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आता है। इस फॉर्मूले को हम लोग एक बढ़िया से सिद्ध करेंगे, सेपरेट वीडियो ले। ठीक है, एक फॉर्मूले वाले वीडियो से सिद्ध करेंगे, और ये परीक्षा में पूछता भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर फोकस के बारे में भी समझ गए। अब देखिए आगे है द्वारक। ये द्वारक क्या होता है, तो द्वारक कहता है कि दर्पण की चौड़ाई को ही द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई यानी कि दर्पण की चौड़ाई, यहाँ पर दर्पण की चौड़ाई यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी को द्वारक कहते हैं। यही है द्वारक, यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी को हम लोग द्वारक कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। फिर से इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कहिएगा कि एक ही में पूरा बता दिए हैं। ठीक है, तो इसको मिटाकर एक बढ़िया से बना देते हैं, उसको द्वारक के बारे में समझाते हैं। ठीक है, चलिए द्वारक, तो हम क्या बोले कि द्वारक इसको बोलते हैं, एक दर्पण ले लिए,
ठीक है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है क्योंकि अंदर की ओर है। ठीक है, और बोले हैं कि इसके बीचों बीच सेंटर होता है, और जहां पर ये दोनों बीचों बीच काटेगा उसे फोकस करता है। ठीक है, यानी कि किरण आई और काटी तो उसको फोकस करते हैं। अब कहता है कि द्वारक, तो द्वारक यही है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है ना बाबू, इसकी जो चौड़ाई है ना उसी को द्वारक कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग द्वारक कहते हैं। तो द्वारक का परिभाषा इस तरह हम लोग लिखेंगे कि दर्पण की चौड़ाई ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है, यानी कि दर्पण का जो भी चौड़ाई है अगर इसका द्वारक कहा जाएगा तो ये हो जाएगा। इसको हम किसी एक से सूचित कर देंगे, mn से सूचित कर दिए। ठीक है, यानी कि द्वारक के बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, mn से सूचित कर दिए। ठीक है, यानी कि इसका द्वारक अगर निकालना होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग द्वारक कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बारे में हम चर्चा किए हैं कि कोई भी सर्कल है, सर्कल के बीचों बीच जो होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। सर्कल के बीचों बीच होता है जो, उसको वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र कहता है कि दर्पण जिस खोखले गोले का, जो दर्पण है जिस खोखले गोले का बना है, जिस खोखले गोले का बना है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। उसके केंद्र को, तो यही ना दर्पण है, मान लेते हैं कि यही ना दर्पण मेरा है, ये दर्पण हम बनाए हैं। ठीक है, ये कौन सा दर्पण बनाए हैं, ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण। तो ये कहीं ना कहीं किसी वृत्त का है भाग, कहीं खोखले गोले का भाग है, तो खोखले गोले का भाग है तो इसी के बीच को सेंटर कहते हैं। इसी के बीच के भाग को क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर कहते हैं। यानी कि सेंटर के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। यानी कि अवतल दर्पण जैसे ही बनाए तो अवतल दर्पण कहीं ना कहीं वृत्त होगा। यहाँ पर देख ही रहे हैं कि वृत्त है, तो जब वृत्त है तो इसके बीच के भाग को केंद्र बोलते हैं। तो वही कह रहा है, केंद्र क्या बोलता है कि दर्पण जिस खोखले गोले का बना है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, समझिए एकदम एक एक स्टेप करके ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अगला कहता है ध्रुव। ये ध्रुव का है, तो ध्रुव देखिए, ध्रुव हम शुरू में बताए हैं कि कोई भी दर्पण हो, कोई भी क्या हो, दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो उसके बीचों बीच जो प्रधान अक्ष काटे और जहां पर ये दर्पण को काटे उसी को ध्रुव बोलते हैं। यानी कि ये दर्पण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये दर्पण हो गया, कोई भी दर्पण ले लिया। ठीक है, और इस बार हम क्या ले रहे हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। तो प्रधान अक्ष जिस जहां पर काटे दर्पण को, जहां पर काटे, तो यहाँ पर काट रहा था, यही ध्रुव हो गया। अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए तो यहाँ पर अवतल दर्पण है और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को गुजार रहे हैं और जहां पर ये काटा वहीं पर क्या हो गया, ध्रुव हो गया। यानी कि उत्तल दर्पण में भी आप समझ सकते हैं कि जहां पर प्रधान अक्ष दर्पण को काटेगा बीचों बीच वहीं पर ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, बीचों बीच, ये नहीं कि यहाँ पर अगर ये दर्पण है तो यहाँ पर काटेगा, बीचों बीच ये गुजरेगा। ठीक है, बीचों बीच गुजरेगा। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। तो तुरंत पतला है कि कोई भी दर्पण हो उसके मध्य बिंदु से प्रधान अक्ष क्या करे, गुजरे, प्रधान अक्ष क्या करे, गुजरे, और जहां पर ये काटे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो यही क्या हम लोग का है, ध्रुव, जिसे किससे, पी से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव के बाद प्रधान अक्ष आता है, यही है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हम क्या बताना है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाले, ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका परिभाषा हमको लिखना होगा, ठीक है, ऐसे तो हम सब बता दिए हैं, लेकिन तब भी परिभाषा अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। मान लेते हैं कि ये दर्पण हम बने, ठीक है, कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर हो गया जिसको बीचों बीच काटा तो पोल यानी कि पी, और यहाँ पर हो गया सेंटर। ठीक है, हम सेंटर, तो प्रधान अक्ष यही ना होगा कि जो गोलीय दर्पण का वो भाग जो पोल और सेंटर को क्रॉस करे, यानी कि पोल और सेंटर से होते हुए गुजरे। तो देखिए यहाँ पर सेंटर से होते हुए पोल की तरफ गुजर रहा है, यानी कि सेंटर से होते हुए पोल की, यानी कि परिभाषा वही नहीं कहता है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं।
तो चलिए एक बार फिर से पूरा हम लोग समझ लिए, लेकिन एक बार फिर से हम क्या करते हैं, एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर खोखले गोले का इसीलिए हम मिटाए नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, तो आप कहिएगा कि प्रधान अक्ष, क्या होगा, प्रधान अक्ष। ठीक है, लिख देते हैं। अब इसके बाद इसके जो बीचों बीच है उसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं केंद्र। ठीक है, इसके बीचों बीच के भाग को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अब क्या सीखें कि प्रधान अक्ष हो गया, केंद्र हो गया। जहां दर्पण के बीचों बीच जो प्रधान अक्ष काटे उसको क्या बोलते हैं, तो आप कहिएगा कि उसको हम लोग पोल बोलते हैं, जिसको पी से सूचित करते हैं, यानी कि पोल का मतलब ध्रुव होता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी समझ गए हम। अब का बतला है जो सेंटर और पोल के बीच की दूरी है, जो सेंटर और पोल के बीच की दूरी है उसको हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस, रेडियस यानी कि इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है। अब अगला क्या बतला है, अगला एक और चीज बतला है कि कोई भी प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आएगी और दर्पण से टकराने के बाद जहां पर प्रधान अक्ष को काटेगी वहीं फोकस होगा, वहीं क्या होगा, फोकस होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो फोकस बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोकस। ठीक है, अब फोकस के बारे में एक चीज और बतलाए हैं कि फोकस और पोल, फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ पर लिखिए कि फोकस और पोल के, देखिए फोकस दूरी लिखे भी होंगे, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि फोकस यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी का, यही ना है, यही ना है, तो इसको लिख लीजिए फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, यानी कि एक एक करके सब समझ लिए। ये एक दर्पण में समझे, यहाँ से हम डॉट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम डॉट 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 कर रहे हैं, यहाँ से हम सीधा डॉट डॉट कर रहे हैं, यानी कि आप लोग समझिएगा ये एक दर्पण। ठीक है, एक दर्पण है, यानी कि इस दर्पण में सेम यही कंडीशन इस दर्पण में भी होगा, इसमें भी फोकस होगा, इसमें भी फोकस दूरी होगा, इसमें भी त्रिज्या होगा, इसमें भी प्रधान अक्ष होगा, इसमें भी ध्रुव होगा। ठीक है, ये अवतल में समझा दिए, उत्तल में भी वही कंडीशन होगा। ठीक है, जिस ओर इसका घूमेगा उसी ओर सब होगा। ठीक है, जिस ओर घूमेगा उसी ओर होगा, जैसे इस ई वाला इस ओर घूम रहा है तो इस साइड सब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी, अगर ये इस साइड घूमेगा तो इस साइड सब होगा। ठीक है, चलिए तो ये आप समझ लिए फोकस के बारे में, फोकस दूरी, ध्रुव के बारे में, त्रिज्या के बारे में। यहाँ पर डिफिनेशन हम सब लिख दिए हैं। ठीक है, डिफिनेशन सारा क्या लिख दिए, यानी कि यहाँ तक हम कंप्लीट समझ लिए गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। दो दर्पण है, अवतल और उत्तल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में, क्योंकि आगे हम लोग को प्रतिबिंब आएगा देखने को। ठीक है, प्रतिबिंब पर सारा ही खेल है। ठीक है, कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब का जानिएगा तब ना कि वस्तु कहाँ रखने पर कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस तरह से क्या होता है। इसीलिए पहले दर्पण पढ़ा दिए हैं ताकि दर्पण के बारे में आप बढ़िया से जानकारी रख सकें। इसके बाद प्रतिबिंब पढ़ेंगे और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब में अंतर लिखने को आता है, ये सारी चीजें आता है। तो चलिए अब प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, प्रतिबिंब कहता है कि जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है, जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें, जिस बिंदु पर मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण बना दिया। कौन सा दर्पण, अवतल। यहाँ पर सेंटर होगा, अगर बीचे बीच एक होगा। ठीक है, यहाँ पर पोल होगा। ठीक है, चलिए और कह रहा है कि जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें, तो देखिए यहाँ पर कोई वस्तु हम मानते हैं कि कोई वस्तु रखें, तो कहें कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई वस्तु रेखा जाएगा तो कहाँ से होकर गुजरेगा, एफ से होकर गुजरेगा। अभी यहाँ पर समझा रहे थे पीछे में कि जब भी प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगा तो जहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद टकरा कर वापस आएगा उसी को ये बोलते हैं, ये एफ से होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अब कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगा तो एफ से आएगा, तो वहीं सेम उल्टा कंडीशन, जब कोई भी एफ से जाएगा, कोई एफ से किरण जा रहा है तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगा। जस्ट वही कंडीशन। ठीक है, दो कंडीशन फिर से समझिए। जब प्रकाश की कोई किरण हम गुजारे तो प्रधान अक्ष के समानांतर जब गुजर रहे थे, जब प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर रहे थे, ठीक है, अवतल दर्पण होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर रहे थे तो वो एफ से होकर परावर्तित हो रहा था,
प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर रहे थे तो एफ से परिवर्तित हो रहा था। वहीं दूसरा कंडीशन, जब अगर प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरे तो एफ से, तो जब एफ से गुजरेंगे तो प्रधान अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, समझ गया ना। पहला प्रधान अक्ष के समानांतर तो एफ से गुजरेगा, दूसरा जब एफ से गुजरेगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर। तीसरा क्या कहता है कि जो किरण सी पर है ना, सी पर, इनकी अलग अलग इसको बताते हैं, इसको क्या करते हैं अलग अलग बताते हैं। ठीक है, अलग अलग, ये ले लिए हम अवतल दर्पण। ठीक है, ये कंडीशन पहला एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर पी हो गया, पोल हो गया। जब बतला है कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो जब दर्पण से परिवर्तन होकर गुजरेगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला कंडीशन है। ये कौन सा कंडीशन? पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन कहता है कि जब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो भी दर्पण हो, जब प्रधान अक्ष हो गया ये, ठीक है, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। पहला कंडीशन में जब समानांतर आ रही थी तो एफ से गुजर रही थी। दूसरा कंडीशन, जब एफ से कोई किरण आएगी और दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तित होगी तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगी। समझ गए आप? पहला इससे आ रहा था तो इससे गुजर रहा था, और दूसरा फोकस से आ रहा है तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कहता है, तीसरा कंडीशन कहता है कि कोई दर्पण है, ठीक है, कोई दर्पण है और यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है, और सी से गुजरेगी कोई किरण, सी से गुजर रही है। ठीक है, ये बातें को आप लोग अच्छे तरह से ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे तुरंत आने वाला है। आप कहिएगा कि ये कैसे हो गया। जब सी से कोई किरण गुजरेगी तो सी पर वापस आ जाएगी, सी से गुजरेगी तो सी पर ही वापस आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला जब इसके समानांतर गुजरी तो एफ से, जब एफ से गुजरी तो इसके समानांतर, और तीसरा जो सी पर गुजरी वो सी पर। ये तीन कंडीशन है और तीनों कंडीशन से पूरा प्रतिबिंब आपको बनेगा। ठीक है, चलिए तीनों कंडीशन आप समझ लिए। अब आइए समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो देखिए, प्रतिबिंब कहता है कि जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदी होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि हम साफ साफ समझ गए कि कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमको कितना किरण चाहिए? दो किरणें चाहिए। कितने किरण? दो किरण। अगर दो किरण नहीं रहेगा तो हम प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार? तो दो प्रकार हैं। पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए वास्तविक को देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहता है कि जब किरणों का समूह दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहाँ पर लिख लेना, वास्तव में मिलती है। ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जब किरणों का समूह दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में, ये वास्तव में कैसे मिलेगी इसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम बतलाए हैं कि ये ले लिए हम अवतल दर्पण। ठीक है बाबू, चलिए ये हो गया हमारा सेंटर और सेंटर के बीचों बीच एक हो गया। हम बतलाए हैं कि कोई वस्तु, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर वस्तु रखें, यहाँ पर वस्तु रखें, तो इसके प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगा तो कहाँ से जाएगा? तो आप कहिएगा कि ये फोकस, यहाँ पर फोकस हो गया, जहाँ काटेगा उसी को हम फोकस बोलेंगे। ठीक है, फोकस हो गया। चलिए आप लोग थोड़ा, हम ऐसी बना रहे हैं इसलिए इधर उधर हो जा रहा है। आप लोग नाप कर अगर बनाइएगा, कोई वस्तु कितना है तो नाप के बनाइएगा तो एकदम सेम कटेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या बतलाए हैं कि दूसरा बतलाए हैं कि जब कोई सी से गुजरेगा, जब कोई किरण सी से गुजरेगा तो सी पर ही वापस लौटेगा। देखिए यहाँ से सी से गुजर रहे हैं, यहाँ से सी से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये दर्पण हो गया, सी से गुजर रहा है, तो जब सी पर गुजरेगा तो सी पर ही वापस लौट जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा कटा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, तो यही है प्रतिबिंब। वास्तव में कटा है तो वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन कहाँ वस्तु रखे ऊपर और प्रतिबिंब बना नीचे, यानी कि उल्टा बना है, तो कह सकते हैं कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर कंडीशन आप पढ़िएगा, 6 प्रकार के अवतल दर्पण में बनेंगे प्रतिबिंब। तो आप पढ़िएगा कि सी और अनंत के बीच वस्तु को रखने पर जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा सी और एफ के बीच बनेगा। आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बस आपको ये हम बतलाए हैं कि ये खाली बतला दिए हैं कि ये वास्तव में कट रहा तो वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसी तरह का अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, जब काल्पनिक प्रतिबिंब कहता है कि वैसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाशित स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात
केंद्रित न होकर केवल केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है। यानी कि केंद्रित, जैसे ई वास्तव में एकदम मिल रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में नहीं मिली, लगेगा कि मिल रही है, यानी कि डॉटेड लाइन, यानी कि जिस प्रतिबिंब में डॉट लाइन हो गया उस समझिए वो काल्पनिक हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। इसको आप नोट डाउन हमेशा करते रहिएगा। ठीक है, चलिए जो भी हम बना रहे हैं आप लोग नोट डाउन करते रहिए। चलिए दूसरा कंडीशन करता है कि देखिए एक दर्पण बना दिए। ठीक है, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, पोल हो गया, सॉरी एफ हो गया, फोर्स इसके बीचों बीच होता है। अब क्या होता है कि जब हम वस्तु अगर यहाँ पर रखते हैं अवतल दर्पण में एक कंडीशन आएगा कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो देखिए पहला कंडीशन कहता है कि जब इसके समानांतर आएगा तो कहां से होकर गुजरेगा, फोकस होकर गुजरेगा, गुजार दिए फोकस से। और दूसरा क्या कहता है कि जब भी सी से कोई आएगा तो सीए पर वापस हो गया, क्योंकि इधर तो जाएगा नहीं, इधर पेंट किया हुआ है, इधर क्या हुआ है, पेंट हुआ है, इधर तो पेंट हुआ है, इधर तो जाएगा नहीं, लेकिन इधर देखिए इधर कहीं मिल नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि हम साफ कह सकते हैं कि जब भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो उसी साइड बनेगा, तो उस साइड जब बनेगा तो उस साइड जो भी प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में एक कंडीशन में काल्पनिक बनता है, एक कंडीशन में इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कट गया। ठीक है, यहाँ पर कट गया, तो जो यहाँ पर कटा, यहाँ पर क्या होगा, कटा, तो उसी को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, जहां पर दो प्रतिच्छेदिक होगा, यानी कि दो प्रतिच्छेदिक करेगा किरणें, वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर बन गया तो यहीं हमारा प्रतिबिंब बन गया, लेकिन ये दर्पण के पीछे बना है, तो जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। ठीक है, लेकिन सीधा, कैसे कि कल्पना जो भी हम लोग करते हैं हमेशा सीधा होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई माइंड में सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा हमारा, तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है, तो कल्पना हमेशा क्या होता है बाबू, सीधा होता है। ठीक है, चलिए यानी कि हम इसके बारे में भी अच्छी तरह से समझ लिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, लाइक शेयर करते रहिएगा। अब क्या आएगा कि अब पूरा हम समझ लिए गोलीय दर्पण के सारा डिटेल, यानी कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, इसके बाद उसके भेद को समझ लिए कि दो भेद होते हैं। इसके बाद प्रतिबिंब समझ लिए, प्रतिबिंब के भेद समझ लिए। अब इसमें अंतर आ जाएगा, अंतर आएगा किसमें, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखने पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा है, वास्तविक और आभासी में सिंपल सा अंतर किस तरह लिखेंगे कि वास्तविक होता है कि सदैव उल्टा बनता है। देखिए वास्तविक में हमेशा देखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव हमेशा उल्टा बनेगा, बस एक कंडीशन यही है कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनेगा, बाकी सारे कंडीशन में क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो वास्तविक हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, पहला लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, वास्तविक का इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक चीज है तो उसको पर्दे पर दिखा सकते हैं, लेकिन काल्पनिक चीज तो उसको पर्दे पर कैसे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। तीसरा कहता है कि ये दर्पण के बाईं ओर बनता है। देखिए ये दर्पण आपका हो गया, तो हमेशा प्रतिबिंब आपको इस साइड मिलेगा, बस एक कंडीशन है कि वहीं दाईं साइड मिल गया। ठीक है, बस यही एक्सेप्शन केस है अवतल दर्पण वाला कि ये दाएं साइड है, नहीं तो हमेशा दर्पण के बाईं साइड मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब यही अवतल दर्पण है, यही ना हम कब से बता रहे हैं कि अवतल दर्पण की अवतल दर्पण। ठीक है, तो वास्तविक हमेशा किसमें मिल रहा था, तो अवतल दर्पण में। और लेंस की बात की जाए तो उत्तल में मिलेगा। देखिए दर्पण में अवतल में, लेंस में उत्तल में। ठीक है, बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेंस में उत्तल में और दर्पण में अवतल में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 4 हम लिख लिए वास्तविक का, और 4 लिखेंगे काल्पनिक का। काल्पनिक का कहता है इसके जब ये उल्टा होता है तो ये हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी काल्पनिक चीज बना सीधा बना, कल्पना वाला चीज क्या होता है, सीधा होता है, तो ये सीधा बना, पहला समझ लिए। दूसरा क्या होता है, इसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, तो पर्दे पर कहाँ से प्राप्त होगा, कल्पना चीज है तो पर्दे पर नहीं दिखाई दे सकता। ठीक है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा कह सकते हैं ये दर्पण के दाईं ओर बनता है। देखिए ये दर्पण हो गया, तो इधर दायां होता है, इधर बायां होता है, तो ये दाईं ओर बना है ना, इधर बना है तो दाईं ओर बना है। ठीक है, दाईं ओर बना है। अगला कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में
दर्पण में उत्तल और लेंस में अवतल, उल्टा हो गया। जब चर्चा करें वास्तविक का तो अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, और जब काल्पनिक का बात करें तो दर्पण कौन सा अवतल, दर्पण कौन सा उत्तल, लेंस कौन सा अवतल। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर एक बार समझा रहे हैं कि जब भी दर्पण की बात की जाए, दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक एक्सेप्शन केस है बस यही वाला। ठीक है, और लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस में वास्तविक बनता है, और काल्पनिक की बात की जाए तो दर्पण में उत्तल और लेंस में अवतल। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन आपको दे देंगे और क्वेश्चन को भी बनाइएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग सारे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरह से इसको अगर बनाना होगा तो हम फ्रेश आपको बना देते हैं। ठीक है, इसको फ्रेश बनाकर हम दिखा देते हैं आपको। चलिए, इसको फ्रेश बनाकर दिखा देते हैं। ये हो गया आपका ऑफर, यहाँ पर हो गया पेंट, यहाँ पर हम पेंट कर दिए, यहाँ पर हो गया प्रधान अक्षर, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ से देखिए इसके समानांतर नहीं, वस्तु को हम लोग रखना है ना, वस्तु को यहाँ पर रखे ध्रुव और एक के बीच, तो जब भी समानांतर गुजरेगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, और जो सी पर जाएगा वो सी पर ही वापस लौट जाएगा, क्योंकि उधर आगे जा नहीं सकता। तो आगे जा सकता है बस इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, यानी कि डॉट लाइन। तो यहीं पर जो बना, जहाँ पर ये कटा वहीं पर प्रतिबिंब बन गया। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, ए बी, तो इसको कह सकते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, प्रतिबिंब बना, ये वस्तु रखे प्रतिबिंब यहाँ बना। तो ठीक है, ये काल्पनिक के लिए है, ठीक, और वास्तविक के लिए भी आगे बनाया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, अपने सारे ग्रुप में, गांव घर के जितने भी आप दोस्त प्रेम है उसके ग्रुप में शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।